मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, जो कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात फरवरी या मार्च 1325 में उलुग खां, उसका बचपन का नाम था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। 40 दिन तक वह तुगलकाबाद में रहा था। मध्य युग के शासकों में यदि चरित्र और कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो अन्य कोई सुल्तान इतना विवादपूर्ण नहीं है जितना कि मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का कोई समकालीन इतिहासकार ना हो, ऐसा भी नहीं था। 3 विख्यात विद्वान, जिनमें इसामी, बर्नी और इब्न बतूता, इसके समय के इतिहास का विस्तृत वर्णन दिया है। परंतु आश्चर्य की यह बात यह है कि इस सुल्तान के चरित्र, कार्यों के उद्देश्य एवं विभिन्न कार्यों में की तारीखों व उनके क्रम के बारे में निश्चित धारणा नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व का सिद्धांत और उसके धार्मिक विचार। मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व का सिद्धांत दैवीय सिद्धांत पर आधारित था। उसका विश्वास था सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा होती है, अतः उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अर्थात सुल्तान ईश्वर की छाया है लिखवाया। उसका विश्वास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सुल्तान में था। अलाउद्दीन खिलजी की भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी शासन में किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता था। उसके मंत्री और अधिकारी उसके अनुगामी और कर्मचारी मात्र थे। उनमें से ना तो कोई उसको शासन के प्रति सलाह दे सकता था, न ही उसने अपने शासनकाल में उलेमा वर्ग को हस्तक्षेप करने दिया। अपने प्रारंभिक काल में ही उसने अपने सुल्तान पद के लिए खलीफा से स्वीकृति नहीं ली और न ही अपने सिक्कों पर किसी खलीफा का नाम अंकित करवाया। इसके बाद के समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में जब उसकी स्थिति खराब हुई तो उसने उलेमा वर्ग से समझौता कर लिया था। इस कारण उसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया और सुल्तान पद की स्वीकृति के लिए उससे प्रार्थना भी की। जब 1340 ईस्वी में मिस्र के खलीफा के एक वंशज गयासुद्दीन तुगलक, जिसकी स्थिति एक भिखारी जैसी थी, उसका पैर अपनी गर्दन पर रखवाया और उसे अमूल्य वस्तुएं भेंट की। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के प्रथम सुल्तानों में था जिसने उत्तरी और दक्षिणी भारत की प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता का प्रयास किया। देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने में संभवतः उसकी मूल अभिप्राय यही था। मोहम्मद बिन तुगलक सभी योग्य व्यक्तियों के लिए शाही सेवा के दरवाजे खोल दिए। इस क्षेत्र में वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं को ही नहीं बल्कि निम्न कुल एवं जाति के व्यक्तियों को भी राज्य में उच्च पद प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। दिल्ली के सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था। तत्कालीन इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली की समस्त जनता उसका इस बात के लिए एहसान मानती थी। मोहम्मद बिन तुगलक सहिष्णु होते हुए भी अपनी प्रजा की सद्भावनाएं प्राप्त नहीं कर सका था और इसका कारण उसकी कठोर नीतियां और विभिन्न योजनाओं की असफलता थी, न कि उसके विचार। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे प्रथम है राजस्व सुधार। उसने अपने राजस्व व्यवस्था के सुधार करने में अनेक कानून बनाए। सर्वप्रथम उसने सुबहों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया और सभी सूबेदारों को इस संबंध में अपने अपने सूबों से हिसाब भेजने के आदेश दिए। इसका उद्देश्य कि सभी प्रदेशों की समान लगान व्यवस्था लागू की जाए और कोई भी गांव लगान देने से मुक्त नहीं रहे। किंतु बाद में इस रजिस्टर का क्या हुआ? सुल्तान ने विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन और विभिन्न स्थानों के मूल्य में अंतर का ध्यान रखा या नहीं रखा, इस बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है। दूसरी उसकी प्रमुख योजनाएं हैं दोआब में कर वृद्धि, जो कि 1325 में लागू की गई थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि दोआब सबसे उत्पादित क्षेत्र था जहाँ की फसल बहुत अच्छी
हुआ करती थी। फरिश्ता के अनुसार उसने यहाँ का जो कर था वो 3 से 4 गुना किया, जबकि बर्नी के अनुसार 10 से 20 गुना कर दिया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार सुल्तान की आय से 5 से 10% वृद्धि करना चाहता था, जो उसने भूमि कर में नहीं बल्कि मकान और चारा कर के रूप में लगाई। वास्तविकता कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि कर में वृद्धि की गई। जिस समय दोआब में कर वृद्धि की गई उस समय वहाँ पर अकाल पड़ गया, अतः जनता के पास नया कर छोड़ पुराने कर को चुकाने की ही वो नहीं थी। जब सुल्तान को ये पता चला कि जनता वहाँ कर नहीं दे रही तो उसने कठोरता से कर वसूल किया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न स्थानों पर विद्रोह हुए। सुल्तान ने बड़ी कठोरता से इन विद्रोह को दबाया। बर्नी के शब्दों में हजारों व्यक्ति मारे गए। जब लोगों ने उनसे बचने का प्रयास किया, सुल्तान ने विभिन्न स्थानों पर आक्रमण करके तथा जंगली जानवरों की भांति उन्हें अपना शिकार बनाया। यदि गार्डन ब्राउन जो इतिहासकार है वो बर्नी के इस कथन से सहमत नहीं है। उसके अनुसार नागरिकों के कष्ट के कारण कर वृद्धि न होकर वर्षा की कमी के कारण अकाल था। करों में वृद्धि और अकाल की स्थिति में कठोरता से लगान वसूल किया जाना इस विद्रोह का प्रमुख कारण था और सुल्तान ने उस विद्रोह को अधिक कठोरता से दबाया। बाद में जब सुल्तान को सही स्थिति का मालूम चला कि किसान कर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो उसने किसानों को बीज बैल आदि दिए, सिंचाई के लिए कुएं नहरें खुदवाईं, परंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इस सहायता कार्य के लिए जब तक बहुत देर हो चुकी थी और किसानों को जो सहायता राशि मिली उससे उन्होंने अपने पेट की भूख और प्यास बुझाई। इस प्रकार सुल्तान की ये योजना असफल रही और बहुत जनता में बदनाम हो गया। दूसरा, कृषि की उन्नति के लिए प्रयास। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि की उन्नति के लिए एक नवीन विभाग खोला, जिसका नाम मंत्री अमीर कोही डॉक्टर एस श्रीवास्तव के अनुसार 60 मील का एक वर्ग क्षेत्र चुना गया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में किसानों से खेती करने के लिए कहा गया। यानी अगर आज के दौर में देखे जाए तो जो सहकारी खेती है उसी का ही वो रूप था। इसके लिए विभिन्न फसलें बोई गईं और प्राय 3 वर्ष में 70 लाख टन का इसमें व्यय हुए। एक प्रकार से यह राजकीय कृषि फॉर्म की भांति था। भारत के लिए ये पहला अवसर था जब सल्तनत ने कृषि सुधार के लिए पर न केवल बल दिया बल्कि सरकारी खजाने से एक लंबी रकम खर्च की, परंतु यह योजना सफल नहीं हो सकी। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना, समय की कमी इस योजना की असफलता का कारण बने, जिसके कारण सुल्तान जनता में बदनाम हुआ। अगली योजना लेंगे राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक की अगली योजना थी दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाना। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाए जाने के कई कारण बताए गए हैं। एक कारण दिल्ली का उत्तर पश्चिमी सीमा के निकट होना, जिसके कारण वहाँ पर आक्रमणकारी सबसे पहले राजधानी पर आक्रमण करते थे। इसामी ने लिखा है, दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने के लिए सुल्तान उन्हें दक्षिण भारत ले जाना चाहता था। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने लिखा है कि दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति के विकास और दक्षिण भारत की संपन्नता एवं शासन की सुविधा से दृष्टि से देवगिरी को अपनी राजधानी बताया। डॉक्टर मेहंदी हुसैन का कहना है कि दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए उसे राजधानी बनाना चाहता था। इस प्रकार कई कारण थे। एल श्रीवास्तव के अनुसार मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा, दक्षिण भारत में सुदृढ़ व्यवस्था की स्थापना करना, दक्षिण भारत का संपन्न होना, ये सब राजधानी परिवर्तन के कारण थे। कारण जो भी रहे हों, सुल्तान ने राजधानी दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने समस्त जनता को दौलताबाद जाने के आदेश दिए। दिल्ली उजाड़ हो गई। बर्नी लिखता है, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। तबाही इतनी भयानक थी कि शहर की इमारतों और उसके महलों को उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बिल्ली अथवा कुत्ता भी दिखाई नहीं दिया। इसी प्रकार इब्न बतूता ने इस पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि सुल्तान के आदेश पर खोज करने पर जब गुलामों को एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति
मिला तो लंगड़े व्यक्ति को मार दिया गया और अंधे को घसीट कर दौलताबाद ले जाया गया, जहाँ उसकी एक टांग ही पहुँच सकी। इस प्रकार सुल्तान ने अपनी समस्त जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने के आदेश दिए। मार्ग में सुल्तान ने जनता की सुविधा के लिए प्रत्येक संभव कार्य किया। 700 मील के रास्ते में लंबे सड़क पर छायादार वृक्ष लगवाए। प्रत्येक 2 मील पर जनता के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की गई। यातायात का सुलभ प्रबंध किया गया, यानी जितनी सुविधाएं सुल्तान दे सकता था वो दी गई। किंतु मोहम्मद तुगलक की यह योजना असफल रही। इस्लामी के अनुसार 14 वर्ष के पश्चात बसी दिल्ली 14 वर्ष के पश्चात बसी, परंतु संभवतः 1335 में ही सुल्तान ने व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार दिल्ली वापस लौटने की आज्ञा दी थी। इस योजना की असफलता के अनेक कारण थे। सुल्तान को केवल अपने दरबारियों को दौलताबाद ले जाना चाहिए था, क्योंकि साधारणतः नागरिक अपने घरों को छोड़कर अनजान और दूरस्थ दौलताबाद जाने के लिए तैयार नहीं थे और न ही उन्हें ले जाने की कोई आवश्यकता थी। सुल्तान का यह सोचना ही भूल थी कि दौलताबाद एक उपयुक्त राजधानी होगी। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए उत्तर भारत के संपूर्ण संगठित राज्य की सुरक्षा तथा व्यवस्था के लिए दिल्ली अधिक उपयुक्त स्थान था। इस प्रकार सुल्तान की यह योजना भी असफल रही। अगली योजना है सांकेतिक मुद्रा का चलन। सुल्तान ने मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे एवं पीतल की मुद्रा सांकेतिक मुद्रा चलवाई। यद्यपि यह कोई प्रथम बार नहीं था, ईरान में भी सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी, वहाँ यह प्रयोग असफल हुआ, परंतु चीन में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफल रहा था। कुछ इतिहासकार मानते हैं उस समय संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, इस कारण सांकेतिक मुद्रा चलाई गई। बर्नी के मतानुसार सुल्तान ने तांबे के सिक्के चलाए और फरिश्ता के अनुसार ये सिक्के पीतल थे। संभवतः दोनों धातुओं के ही सिक्के चलाए गए, जिनका मूल्य चांदी के टंका के बराबर रखा गया। पहले तांबे के सिक्के को जीतल पुकारते थे, अब उसे टंका कहा जाने लगा। परंतु सुल्तान की ये योजना भी असफल रही। डॉक्टर मेहंदी हुसैन का मानना है इस योजना पूर्णतः उपयुक्त और कूटनीतिक थी, किंतु व्यवहारिक रूप से वह सावधानियां नहीं बरती जो कि सांकेतिक मुद्रा के लिए आवश्यक थी। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, इस योजना की असफलता का दोष नागरिकों पर था। उन्होंने नवीन सिक्कों को धातु को परखने का प्रयत्न नहीं किया। जिस प्रकार ये चांदी के सोने और के सिक्कों को परखते थे, उसके फलस्वरूप असली और नकली सिक्कों में अंतर नहीं कर सके। वास्तव में इस असफलता का उत्तरदायित्व दोनों पर था। सुल्तान ने उन सिक्कों की नकल न किए जाने की व्यवस्था नहीं की, जिसका लाभ नागरिकों ने उठाकर अपने घरों में सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिया। इतिहासकार बर्नी ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था, किंतु कदाचित मुस्लिम इस लोभ से वंचित रहे होंगे। परिणाम नहीं लगता है। जब सुल्तान को अपनी यह योजना सफल रही होती देखी तो उसने दिल्ली की जनता को आदेश दिया कि वो पीतल और तांबे के सिक्कों के बदले में खजाने से चांदी के सिक्के ले जाएं। कहा जाता है कि राजभवन के आगे एक टकसाल मतलब पहाड़ का ढेर लग गया और सुल्तान की योजना सफल रही। इस प्रकार सुल्तान ने ये जो योजनाएं चलाईं, ये योजनाएं तो सही थी, किंतु उनको सही रूप से लागू नहीं करना उसकी असफलता का कारण बना। इसी प्रकार एक योजना और हम लेंगे जो उसके साम्राज्य विस्तार से है, वो खुरासान और इराक विजय की योजना है। मंगोलों के वापस चलने के पश्चात सुल्तान ने खुरासान तथा इराक को जीतने के लिए योजना बनाई। इसके लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना एकत्र की और उसे 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया गया। मध्य एशिया और ईरान की अव्यवस्थित परिस्थिति और सुल्तान के दरबार इराक और खुरासान से भागकर आए हुए अमीरों के प्रोत्साहन इस योजना का निर्माण का कारण बना, परंतु यह योजना कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी। सुल्तान ने सेना को भंग कर दिया। मध्य एशिया की परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया था और सुल्तान एक बहुत लंबे समय तक इतनी बड़ी सेना का व्यय नहीं उठा सकता था। इस कारण इस योजना से हानि हुई। इससे सुल्तान की न केवल आर्थिक स्थिति दुर्लभ हुई, बल्कि सेना से निकाले गए सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। जिस योजना का मूल आधार में ही दोषपूर्ण थी, दूरस्थ प्रदेश को जीतना संभव नहीं था। यदि जीत भी लिया जाता तो उस पर अधिकार करना संभव नहीं। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने जितनी भी योजनाएं चलाईं वो पूर्ण नहीं हो सकी। उसका मुख्य कारण योजनाएं सही थी, किंतु उनकी क्रियान्विति सही नहीं थी। ठीक, अब हम कल करेंगे फिरोज तुगलक।